विद्यार्थियों, इसके पहले हमने 6 प्रश्नों तक हल कर लिया था। अब आज का अगला प्रश्न है कि सभी सम पूर्णांकों का जो संग्रह है यह समुच्चय है कि नहीं है। समुच्चय है तो कैसे है। हम लोग जानते हैं कि सम पूर्णांक क्या होते हैं। वे सभी पूर्णांक जो 2 से विभाजित हो जाते हैं वो सम पूर्णांक कहलाते हैं, यानी इसकी एक निश्चित परिभाषा है। तो इस प्रकार का जो संग्रह बनेगा वह संग्रह एक समुच्चय का रूप धारण करेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सभी सम पूर्णांकों का संग्रह है यह एक परिभाषित है, निश्चित रूप से एक परिभाषा के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से ये जो संग्रह बनेगा यह एक समुच्चय कहलाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न 8 की। प्रश्न 8 में है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अगर हम कहें कि प्रश्नावली 1.1 में कितने प्रश्न आएंगे, तो इसमें जो प्रश्न आने वाले की संख्या है वो प्रश्न कितने आएंगे, तो उनकी संख्या निश्चित है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी अध्याय में आने वाले प्रश्नों का जो संग्रह है वह एक निश्चित परिभाषा के अंतर्गत आता है और इनका जो समुच्चय है यह निश्चित परिभाषा के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से जो निर्मित संग्रह है वह समुच्चय कहलाएगा। अब है प्रश्न 9, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। हम यह मानते हैं कि जो सबसे अधिक खतरनाक जानवर हैं वो है शेर, बाघ, तेंदुआ, बारहसिंगा। लेकिन मेरे भाई के द्वारा मानने पर वह कहता है कि मैं यह मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर है हाथी, तेंदुआ, बाघ, शेर और आदि। तो इस प्रकार से हमारे और हमारे भाई के मानने में अलग अलग हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जो खतरनाक जानवर है वो प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। इस प्रकार से विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह एक निश्चित परिभाषा के अंतर्गत नहीं है। इस प्रकार यह समुच्चय नहीं है। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 2, प्रश्नावली 1.1 का। मान लीजिए कि ए कोई समुच्चय दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक अवयव अथवा अवयव नहीं है भरिए। तो इसमें हमारा जो एक समुच्चय दिया हुआ है यह समुच्चय है ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। तो इसमें अवयव कितने हैं? 6। उनमें पहला अवयव 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, पाँचवा 5, छठवां 6। तो इसमें भरना है कि ये बताना है कि 5 जो लिखा हुआ है जो दूसरे का पहला, ये इसका अवयव है कि नहीं है। तो देखते हैं क्या इसमें 5 है। हाँ, इसमें 5 है। तो हम लिख सकते हैं कि 5 जो है इसका अवयव है। अवयव है के लिए इस चिन्ह का उपयोग करते हैं और अवयव नहीं है के लिए इसको बनाकर इसको फॉरवर्ड स्लैश से काट देते हैं। तो इस प्रकार से अब बताना है कि 5वां जो है ए से संबंधित है कि नहीं है। 5 जो है ए में है कि नहीं है। तो पहले नंबर में 5 खाली स्थान में भर दिया जाएगा। 5 बिलोंग्स टू ए। इस प्रकार से देखते हैं दूसरे नंबर को कि 8 जो है इससे संबंधित है कि नहीं है।
दूसरा है 8 संबंधित है कि नहीं है। तो दूसरे में देखेंगे 8 जो है क्या है इसमें, इस पूरे अवयव में नहीं है, कहीं नहीं दिख रहा है। तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इस प्रकार से दूसरा नंबर हमारा हो गया है। अब हम तीसरे की तरफ चलते हैं। क्या 0 संबंधित है? 0 क्या ए में है? 0 ए में नहीं है। 0 ए में नहीं है, यानी 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं हैं, लेकिन 0 इसमें सम्मिलित नहीं है। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथे प्रश्न में है कि 4 जो है इससे संबंधित है, इसमें है। हाँ, 4 इसमें है, 4 अवयव ए में है। अब बात करते हैं पाँचवें की। पाँचवा क्या है कि 2 ए में है, 2 हाँ ए में है, तो 2 बिलोंग्स टू ए। इस प्रकार से हम लोग इसको हल करते हैं। अब देखते हैं छठवें की बात करते हैं। छठवें क्या है, 10 ए में है, 10 अवयव जो है ए में है। तो 10 अवयव ए में है क्या? नहीं है। 10 अवयव ए में नहीं है। 10 अवयव ए में नहीं है, यानी 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो इस प्रकार से इससे संबंधित नहीं है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर का मतलब होता है टेबुलर, यानी टेबल के फॉर्म में, या इसे सारणी के रूप में भी कह सकते हैं। ये नियम रूप में हमको दिया हुआ है, इसको हमको सारणी रूप में लिखना है। तो सारणी रूप में हम लोग देखते हैं कि सारणी रूप में इसको कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जो नियम रूप दिया है एक परिभाषा के अंतर्गत दिया हुआ है। जैसे पहला नंबर दिया है कि ए ऐसा अवयव है, एक ए ऐसा एक समुच्चय है जिसमें x अवयव है और x एक पूर्णांक है। तो इससे पहले हम लोगों को जानना जरूरी है पूर्णांक क्या है। पूर्णांक हम बता भी चुके हैं। पूर्णांक पूरा अंक होना चाहिए और सभी धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी संख्याएं सम्मिलित हो जाएंगी, माने इसमें दिया है x जो है -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो -3 को छोड़कर -3 से बड़ा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 7 तक लेना है। यानी x जो है 7 से छोटा है, यहाँ सॉरी 7 से छोटा है, तो 7 को नहीं लेना है, 6 तक लेना है, 6 तक लेना है। ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यू 6 तक हमको लेना है। इसको हमेशा मझले ब्रैकेट में रखना है। जब छोटा वो बोले तब उसके पहले तक लेना है। अगर छोटा बराबर बोले तो वहाँ तक भी कह सकते हैं। अगर बोलता कि x छोटा अथवा बराबर है 7 से, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इसको कह सकते हैं। अब है अगला प्रश्न बी प्रश्न है कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। x कैसा है कि 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। दूसरे नंबर में दिया है, इसको हम लोगों को रोस्टर रूप या टेबुलर फॉर्म में भी इसको बनाएंगे। तो क्या बोल रहा है कि x ऐसा है जो 6 से कम प्राकृतिक संख्या। तो हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 से लेकर के सभी धनात्मक अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, यानी 1 से लेकर के 2 3 डॉट 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 अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब क्या बोला है, संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या। 6 से कम मतलब 6 से कम 1 से स्टार्ट हो गए, यानी 1 2 3 4 5, यानी 6 से कम, 6 से छोटा। ठीक है, तो यानी 6 को सम्मिलित नहीं करना है। तो इस प्रकार से जो हमारा बी है
इसको बोल रहा था रोस्टर रूप में लिखना है। इसका रोस्टर रूप मझले ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5 होगा, 6 को सम्मिलित नहीं करना। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है कि सी एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसमें अंकों का योगफल 8 है। यानी प्राकृतिक संख्या है और अंकों का योग 8 है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं प्राकृतिक संख्या हमारी जो है सी के लिए देखते हैं टेबुलर फॉर्म। अगर हमारी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योगफल कितना है 8 है, 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या, जैसे अगर हम ले लें 1 और दूसरी 7 ले लें, तब ना दोनों का योग कितना होगा 8। यानी 2 अंकों की संख्या, यानी इसमें 2 अंक होंगे। तो मान लेते हैं पहली जो है हो गई हमारी 17 हो गई। ठीक है, और जिसके अंकों का योग 8 है। और मान लेते हैं 2 और 6 26, इनके दोनों अंकों का योगफल 8 है। 3 और 5, इनके अंकों का योगफल इनके यानी 35 के अंकों का योगफल कितना हो जाएगा 8। इसी प्रकार से अगर हम कहें 44, इसके दोनों अंकों का योगफल 8। इसमें कह रहा 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या लेना है जिनमें दोनों का योग 8 आना चाहिए। इसी प्रकार से अगर हम कहें 53, 62, 71, तो ऐसी प्राकृतिक संख्या 2 अंकों की होनी चाहिए जिनके अंकों का योगफल 8 हो। तो 17 हो गया, 26 हो गया, 35 हो गया, 44 हो गया, इसी का 35 लिखा है, 53, 62, 26 का 62, 71। तो ऐसी कुल 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 संख्याएं हैं जिनके अंकों का योगफल 8 है। अब है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह है कि x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। माने x कैसी है, अभाज्य संख्या है। तो इसके पहले हमको जानना जरूरी है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वह संख्या है जो 1 से विभाजित हो अथवा स्वयं से। जैसे अगर हम कहें कि 7 है तो 7 किससे होगा, 1 से और सिर्फ 7 से होगा। तो इस प्रकार से 7 जो है एक क्या है, 7 एक अभाज्य संख्या। अगर हम लेते हैं 9 की बात करते हैं तो 9 1 से विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा और 3 से भी विभाजित होगा। तो इस प्रकार से यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब बात करते हैं प्रश्न की तरफ कि 60 की भाजक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 में जो है 60 जो है 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 60 हो जाएगा, अभाज्य भी है। 3 से भी हो जाएगी 60 विभाजित, 3 से होगी। इसके बाद 4 तो भाज्य है, 5 से भी हो जाएगी, 6 तो भाज्य है, 7 से नहीं होगी, 8 से नहीं होगी, 8 तो भाज्य है। हाँ, 8 9 भी भाज्य है, 10 भी भाज्य है, 11 भी भाज्य है। 11 अभाज्य है लेकिन 11 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऐसी कोई 2 3 और 5 के अलावा
अभाज्य संख्या नहीं है जो 60 की भाजक हो। तो इस प्रकार से इसका जो टेबुलर रूप हो जाएगा डी नंबर का 2, 3, 5। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो जब हम अक्षरों का समुच्चय लेते हैं तो किसी एक निश्चित शब्द में जिसका एक निश्चित मतलब होता है, उसके अक्षरों का अगर हम समुच्चय लेते हैं तो ऐसी स्थिति में जो समुच्चय बनता है, समुच्चय इस प्रकार बनता है कि इसमें प्रत्येक अक्षर को लेना है, लेकिन एक अक्षर को 2 बार नहीं लेना। ठीक है, तो जैसे हमारा शुरुआत में देखते हैं टी कितनी बार आया है, 2 बार, तो इसको एक ही बार लेना है टी। इसके बाद आर कितन 2 बार आया है तो आर एक ही बार लेंगे। आई कितनी बार आया है, एक ही बार, तो एक ही बार लेंगे। जी कितनी बार आया है, एक ही बार आया है जी, कामा लगाते हुए लिखेंगे जी। ओ कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो इसको एक ही बार लिखेंगे कामा लगाते हुए ओ। एन कितनी बार आया है, एक ही बार आया है एन, तो इसको कामा लगाते हुए लिखेंगे एन। वो तो हो गया। एम एक ही बार आया है एम। ई जो है एक ही बार आया है, इसको लिखेंगे टी तो लिख चुके, आर भी एक बार लिख चुके, अब बचा बाई, तो बाई इसको मझले ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो इस प्रकार से यह जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है, उसको उसमें से जो 2 बार अक्षर आए हैं उनको एक ही बार लिखना है और बाकी सभी अक्षरों को लिखना है, कोई भी अक्षर छूटना नहीं चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री के शब्द के अक्षरों का समुच्चय इसको टेबुलर फॉर्म में इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि एफ जो है 6वां नंबर, एफ जो है बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है। तो उसी प्रकार से करना है कि एफ बराबर बी जो है, एफ बराबर दिया है बी, इसमें जो है बी एक ही बार आया है तो इसको एक ही बार लिखेंगे कामा लगाते हुए बी। ई एक बार आया है, ई 2 बार आया है ई। टी 2 बार आया है तो एक ही बार लिखना है और आर इसके बाद लिख देना है। इस प्रकार से यह समुच्चय इसका बन गया टेबुलर रूप या रोस्टर रूप में। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। इसका अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं आप लोगों से।